हेलो एवरीवन, माय नेम इज फिरोज एंड वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम देख रहे थे हमारा चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें हम देख रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है इसका मतलब क्या होता है। किसी भी वस्तु का निर्माण करना, किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करना, इसे ही मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, हमारे जो उद्योग होते हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि किस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इसको ये मॉडर्नाइज करने का काम करती है। इसकी वजह से गरीबी की समस्या होती है, बेरोजगारी की समस्या होती है, वो दूर होती है। विदेशी मुद्रा का हमारे पास आती है और हमारा जो रॉ मटेरियल होता है, हमारा जो कच्चा माल होता है, उसकी ये किस तरीके से हाई वैल्यू दिलाती है। उसके बाद हमने देखा था कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारा जो कृषि का जो क्षेत्र है और हमारी जो फैक्ट्रीज है, वो किस तरीके से कोरिलेटेड है, किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करती है। उसके बाद हमने वैश्विक स्तर पर ग्लोबलाइजेशन लेवल पे देखा था कि हमारी जो फैक्ट्रीज है उसको कितना कॉम्पिटिटिव होने की आवश्यकता है, कितना एफिशिएंट होने की आवश्यकता है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में हमें और ज़्यादा बेहतर होने की आवश्यकता है। यहाँ तक हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, हमारे जो उद्योग है, हमें हमारे जो अर्थव्यवस्था के अंदर इनका योगदान कितना है, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। फिर हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसकी लोकेशंस के बारे में कि इसको कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरीके से इसको प्रभावित करते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर हमारी जो इकोनॉमी है, इसके अंदर हमारे जो उद्योग, इनका योगदान कितना है, ये हम देखने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करती है, इसको हम डेटा के रूप में देख लेते हैं। तो देखते हैं, आवर लास्ट डेकेड इन आवर इकोनॉमी इंडस्ट्री सेक्टर हैज कंट्रीब्यूशन ऑफ 27%। यानी कि अगर देखा जाए, डेकेड का मतलब होता है 10 साल का जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं डेकेड। यानी कि पिछले 20 साल का टाइम देखी जाए तो हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर हमारी जो इंडस्ट्री है वो कितना कंट्रीब्यूशन करती है, वो उसका जो योगदान है वो है 27%। यानी कि 27% जो है वो हमारा योगदान है हमारी इकोनॉमी का। हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारी इंडस्ट्री का जो योगदान है वो है 27%। अब हम देख रहे हैं बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ओनली कंट्रीब्यूशन ऑफ 17%। यानी कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है, 17%। और जो 10% जो बच गया, ये कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है, माइनिंग एक्टिविटीज से। उसके अलावा गैस से आ रहा है, क्वेरिंग से आ रहा है और क्वेरिंग से आ रहा है। यानी कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ये कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है, हमारे उद्योग 17% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। लेकिन इकोनॉमी के अंदर जो हमारे उद्योग है, इनका कितना योगदान है, 27% का योगदान है। इसमें से 10% जो योगदान है, जो 10% जो योगदान है वो है माइनिंग का। उसके अलावा गैस का है, इलेक्ट्रिसिटी का है और क्वेरिंग का है, यानी कि खनन का है। माइनिंग क्या होता है, यानी कि जब हमारे जो जमीन है, जमीन के जो भी पदार्थ, जो भी तत्व, जो भी एलिमेंट्स निकाले जाते हैं, जैसे कि हमारा आयरन होता है, लोहा होता है, तांबा होता है, कॉपर होता है, ये चीजें होती है, ये कहाँ से आती है, जमीन से निकाली जाती है, इसे बोलते हैं माइनिंग। इसका योगदान कितना है, इसका योगदान है हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था है, इसके अंदर इसका योगदान है वो 10% है। लेकिन जो 17% है, जो 17% जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का है। यानी कि जहां चीजें बनाई जाती है, जैसे कि हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है, यानी कि जिसके अंदर कार बनाई जाती है, सीमेंट इंडस्ट्रीज होती है जहाँ सीमेंट का निर्माण किया जाता है, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन कितना है वो है 17%। तो टोटल 27% में से 17 और 10% को हमने देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं this is much in lower in comparison to some East Asian economies where it is 25% to 35%। यानी कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, हमारे जो उद्योग है, उनका हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर 17% का, 17% का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन कुछ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जैसे कि जापान है, चाइना है, इसके अलावा सिंगापुर है, ऐसे कंट्रीज है, इनका योगदान है वो लगभग 25 से 35% तक है अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर। लेकिन हमारा योगदान कंपैरिजन करें तो 17% है, जो कि कम है। तो इस तरीके से हमने हमारी कंट्रीब्यूशन को देख लिया है, हमारे योगदान को देख लिया है हमारी इंडस्ट्री के नेशनल इकोनॉमी के अंदर। तो हमने डेटा को देख लिया है। अब हम ये देखने वाले हैं, एनालिसिस को देखने वाले हैं। उसके बाद वे फॉरवर्ड, यानी कि हमें उसके बाद हमें क्या करना चाहिए उसको हम देखने वाले हैं। तो हमने डेटा को तो एक बार देख ही लिया है, अब हम देखने वाले हैं आपको एनालिसिस को। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डेकेड इज 12%। यानी कि जो दशक होता है ना, डेकेड का मतलब क्या होता है, 10 साल का जो टाइम पीरियड होता है उसे बोलते हैं डेकेड। यानी कि जो नेक्स्ट डेकेड के अंदर हमारी जो डिजायर्ड ग्रोथ रेट है वो है 12%। यानी कि हमें 12% तक हम क्या करना चाहते हैं, 12% तक हमारी जो ग्रोथ रेट है वो होनी चाहिए हमारी इंडस्ट्री की, हमारे उद्योग की। लेकिन ओवर द लास्ट डेकेड
हैज बीन अराउंड 7%, लेकिन हमारी जो डिजायर ग्रोथ रेट थी वो 12% थी, लेकिन हम कितना अचीव कर पाए, ओनली 7% ही हम अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ा पाए हैं, मतलब इतनी ही हम इंक्रीज कर पाए हैं। यानी कि हमें 12% तक हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उसकी ग्रोथ रेट होनी चाहिए थी, लेकिन वो कितनी होती है, ओनली 7%। Since 2003, मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग ऑफ द रेट ऑफ 9 to 10%, यानी कि 2003 के बाद से ही हमारे जो इंडस्ट्रीज है, हमारे जो फैक्ट्रीज है, हमारे उद्योग है, वो 9 से 10% तक ग्रो कर रहे थे पर ईयर, यानी कि पर एनम अगर उनकी जो ग्रोथ रेट देखा जाए वो 9 से 10% थी। लेकिन डेकेड की अगर ग्रोथ रेट देखी जाए, यानी कि पूरे 10 साल को अगर पीरियड की अगर ग्रोथ रेट देखी जाए, तो हमने वो कितनी अचीव की है, सिर्फ 7%, जो हमें करनी कितनी थी, लगभग 12%। तो हम एक तरीके से अपनी जो डिजायर ग्रोथ रेट है उसको अचीव नहीं कर पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हम आगे देखते हैं। इसके बाद वे फॉरवर्ड, यानी कि आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए। विद द अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसी पॉलिसीज, कुछ ऐसी योजनाओं को लागू करना चाहिए ताकि हम अपनी ग्रोथ रेट को अचीव कर पाए। उसके अलावा रिन्यू द एफर्ट बाय द इंडस्ट्री, यानी कि उसके अलावा हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, हमारे जो उद्योग है, उसको भी हमारे जो पुराने एफर्ट है उनको इस तरीके से रिन्यू करना चाहिए ताकि हम हमारी जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाएं, यानी कि हमारी जो ग्रोथ रेट है, डिजायर ग्रोथ रेट है 12%, उसको हम अचीव कर पाए। तो हमारे इकोनॉमिस्ट है, हमारे जो अर्थशास्त्री है, वो भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट दैट द मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट आवर नेक्स्ट डेकेड, यानी कि हमारे अर्थशास्त्री अनुमान लगा रहे हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारा जो उद्योगपति है, हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर वो कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाती है, कुछ ऐसी योजनाएं बनाती है जो सिर्फ कागजी लेवल पे नहीं, या सिर्फ कागजी लेवल पे नहीं होकर ग्राउंड लेवल पे होती है, तो और उसके साथ ही हमारी जो इंडस्ट्री होती है वो भी इस तरीके से एफर्ट लगाए, अगर ये दोनों मिलकर अगर काम करेंगी तो हम हमारी जो डिजायर ग्रोथ रेट है 12%, उसको हम नेक्स्ट डेकेड तक, अगले दशक तक अचीव कर पाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने भी एक एनएमसीसी यानी कि एक संस्था की स्थापना की है, इसका नाम है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, यानी कि एनएमसीसी, इसकी स्थापना की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, यानी हमारा जो उद्योग है, इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट बनता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको और सक्षम बनाए, उसको और ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँ और हमारे पास दूसरे देश की जो करेंसी है, मुद्रा है विदेशी, वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा है। उससे क्या होगा कि हम हमारी इकोनॉमी के अर्थव्यवस्था है उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा योगदान कर पाएंगे। तो ये एनएमसीसी का ऑब्जेक्टिव है, ये हमारी एनएमसीसी का, हमारी जो एनएमसीसी है इसका, इस संस्था का उद्देश्य है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि व्हाट इज एनएमसीसी एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये जो एनएमसीसी है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। लेकिन आपका जो डेटा है वो शायद इतना पूछा जाने वाला नहीं है। तो हमें यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिल रहा है 2 या 3 मार्क्स का कि एनएमसीसी क्या होती है और एनएमसीसी की फुल फॉर्म क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसमें हम लिख सकते हैं कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, हमारे जो उद्योग है, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करना, इसको इंक्रीज करना, और तथा इससे क्या होगा कि हमारे पास हम अपने माल को, हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे और दूसरे देश की जो करेंसी होगी वो हमारे पास ज़्यादा आएगी और हम हमारी इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा योगदान कर पाएंगे हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर, हमारी इकोनॉमी, हमारी इंडस्ट्री के द्वारा, हमारे उद्योग के द्वारा। ये इस एनएमसीसी का ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि कंट्रीब्यूशन को हमने देख लिया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है इसके कंट्रीब्यूशन को हमारी इकोनॉमी के अंदर हमने देख लिया। अब हम ये देखने वाले हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है, हमारे जो उद्योग है, इनकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, इनकी स्थिति क्या होनी चाहिए, हम कौन सी ऐसी जगह होनी चाहिए ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इसके लिए कुछ फैक्टर होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए उसको रॉ मटेरियल की, कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यानी कि किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए उसके अंदर कच्चा माल होता है, उसको ही तो प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद ही उससे फिनिश गुड तैयार किया जाता है, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो कच्चा माल हमें अवेलेबल होना चाहिए ईजिली, इसलिए हमें ऐसी लोकेशन को चूज करना चाहिए। जैसे कि हमारी कोई एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री को हमें, जैसे ये शुगर इंडस्ट्री है, यानी कि ये एक चीनी की मिल है और मान लो गन्ने के खेत है, यहाँ पे एक गन्ने के खेत है। अगर यहाँ से गन्ना लाने के हमें क्या लग जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगी।
तो इस वजह से क्या होगा कि जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर भी इसकी जो प्रोडक्टिविटी की टोटल इसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, मतलब इसमें जो टोटल प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर, और इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट को कम करने के लिए क्या होता है, इस ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को बचाने के लिए हम हमारी फैक्ट्री को इस जगह ही सेटअप क्यों नहीं कर सकते, इस जगह ही सेटअप करने की कोशिश करेंगे। यानी कि हम ऐसी जगह हमारी फैक्ट्री को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे जहां हमें इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए। इसके साथ ही कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इंडस्ट्री की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, लेबर, यानी कि फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग वो कहाँ से आएंगे। मान लो अगर हमें फैक्ट्री को चलाने के लिए लोग ही नहीं मिल रहे, अगर फैक्ट्री में मशीनों पर काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे तो फैक्ट्री कैसे चल पाएगी, उसके अंदर प्रोडक्ट कैसे बनेगा। इसलिए लेबर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हमारी इंडस्ट्री की लोकेशन को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद है कैपिटल। ये कैपिटल राजधानी वाला कैपिटल नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट वाला है, यानी कि जो हम पैसा लगाते हैं। यानी कि हमारी जो फैक्ट्री होती है उसकी जो बिल्डिंग होती है या हमारा जो कंस्ट्रक्शन का जो मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन होता है उसको सेटअप करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है वो होता है कैपिटल। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जब इंडस्ट्री स्टार्ट होगी, मतलब जब तक वो स्टैब्लिश नहीं होगी, स्थापित नहीं होगी, तो उसके अंदर काम कैसे चलेगा। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज ए मतलब ये मेजर फैक्टर होता है जो हमारी इंडस्ट्री की लोकेशन को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि इस एरिया पे यानी कि लोकेशन पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ एरिया होता है वो वहाँ की जो रेट होती है वो ज़्यादा होती है, और कुछ जो एरिया होता है उसकी मतलब जो रेट होती है वो कम होती है। तो हम वो चूज़ करेंगे जहाँ हमें कम से कम रेट में कैपिटल लगा के हम उस एरिया को खरीद पाए और वहाँ पे इंडस्ट्री को सेटअप कर पाए, स्टार्ट कर पाए। उसके बाद होता है पावर सप्लाई, यानी कि किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए उसको पानी की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है। मान लो जैसे कि चमड़े की इंडस्ट्री है, जो लेदर इंडस्ट्री होती है, इसके अलावा जूट इंडस्ट्री होती है, जो पटसन वाली जो उद्योग होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि पानी की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि जो चमड़ा होता है या जूट होता है उसको जो प्रोसेस किया जाता है इसके अंदर बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से पानी की हमें वहाँ पे उस लोकेशन पे पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ जैसे बिजली की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो फैक्ट्री होती है उसके अंदर बहुत सारी मशीन्स होती है, और इन मशीनरी को चलाने के लिए क्या होता है कि बिजली की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना बिजली के बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये चल नहीं पाएगी। तो इसलिए हमें ऐसी लोकेशन को चूज करनी है जहां हमें रेगुलर बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो। इसलिए पावर सप्लाई भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हमारी इंडस्ट्री की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद है मार्केट की अवेलेबिलिटी, यानी कि हम मान लो हमारे पास रॉ मटेरियल भी है, लेबर है, कैपिटल है, सब कुछ है, और हम एक फिनिश गुड तैयार भी कर लेते हैं, हम प्रोडक्ट फाइनल बना भी लेते हैं, लेकिन हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, बेचने के लिए हमें मार्केट नहीं मिल पाता है। मान लो कोई कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है और वहाँ कोल्ड ड्रिंक तैयार होती है, लेकिन मार्केट तक पहुँचाने में हमें पता पड़ता है कि उसकी एक्सपायरी डेट ही निकल गई है। तो क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएंगे और हमें ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो हम मार्केट की अवेलेबिलिटी को भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो किसी भी लोकेशन को, किसी भी फैक्ट्री की लोकेशन को सेट करने से पहले उसको देखा जाता है। इसलिए एक मार्केट की अवेलेबिलिटी ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, यानी कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एरिया होते हैं जिनके अंदर टैक्स को फ्री कर देती है। इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड वगैरह बनवा देती है और रॉ मटेरियल के लिए बहुत सारे वेयर हाउस बनवा देती है। तो इस तरह की गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है जो हमारी इंडस्ट्री की लोकेशन को चूज़ करने में हेल्प करती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पावर, मार्केट सप्लाई, ये सब चीज़ें होती है जो हमारी फैक्ट्री की लोकेशन को चूज करने में हेल्प करती है और फैक्ट्री की लोकेशन को लिए इन्फ्लुएंस करती हैं ये सब फैक्टर्स। तो हमने यहाँ तक देख लिया। अब हम देखने वाले हैं कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं इन सबको एक जगह अवेलेबल करावाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर ये सब हमें एक ही जगह अवेलेबल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम वहीं पे ही हमारी फैक्ट्री को स्टार्ट करेंगे, वहीं पे हम उसको स्टैब्लिश करेंगे, स्थापित करेंगे, ओपन कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि ऐसा रेयरली हो पाता है, ऐसा मुश्किल ही हो पाता है कि ऐसा हो। इसलिए क्या करते हैं, हम उसे इन सब फैक्टर्स को एक जगह अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो वो देखते हैं कैसे। इट इज रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर अवेलेबल एट वन प्लेस, यानी कि सबका एक जगह पॉसिबल हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं, वेयर ऑल द फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर आइदर अवेलेबल, तो हम उनको एक जगह अरेंज करने की कोशिश करेंगे, वो भी लोअर कॉस्ट पर। यानी कि इन सब फैक्टर को हम एक जगह लाने की कोशिश तो करेंगे लेकिन सबसे कम कॉस्ट पर, क्योंकि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्टर यही कि उसकी कॉस्ट प्राइस जो होती है वो मतलब उसकी लोअर कॉस्ट आनी चाहिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको रिटर्न कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए। इसलिए सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट लोकेशन इज बेस्ट, यानी कि इस तरीके से इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम कम से कम कॉस्ट प्राइस में उन सब फैक्टर्स को अवेलेबल करेंगे और एक बेस्ट लोकेशन को चूज करेंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की लोकेशन के बारे में। अब हम देखने वाले हैं
दो छोटे टॉपिक है जो सब टॉपिक है इसी बड़े टॉपिक के, मतलब जो हमारे इंडस्ट्रियल लोकेशन है इसके अंदर दो सब टॉपिक है, इंडस्ट्रियल एंड अर्बनाइजेशन एंड एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज को इन चैप्टर के अंदर इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो इनसे भी आपके 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। अब ये देखने वाले हैं कि इन दोनों टॉपिक्स को हम एक साथ क्यों पढ़ने वाले हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वर्ड आया है इसका मतलब होता है औद्योगिकीकरण, और ये कहां से आया, इंडस्ट्री से। और दूसरा वर्ड आपका है अर्बनाइजेशन, इसका मतलब होता है शहरीकरण, और ये कहां से आया, ये आया अर्बन से, यानी कि शहरीकरण। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकीकरण और अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरीके से चलते हैं एक बार देखते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गोज हैंड इन हैंड, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। कैसे, आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट अर्बनाइजेशन फॉलो, यानी कि जैसे ही कोई इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, जैसे कोई इंडस्ट्री स्टार्ट होती है उसके आसपास उसको अर्बनाइजेशन फॉलो करता है, यानी कि आसपास मार्केट बनने लगता है, उसके आसपास शहर बनने लगता है। जैसे कि कोई फैक्ट्री स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि वहाँ के जो आसपास का जो एरिया होता है उसकी जो रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और उसके पास में क्या होता है, एक चाय की स्टॉल लग जाती है, चाय की तड़ी खुल जाती है। फिर क्या होता है, एक सलून खुल जाता है, उसके बाद में क्या होता है, उसमें वहाँ पे एक हॉस्पिटल बन जाता है, स्कूल बन जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि मार्केट डेवलप होने लगता है, कहाँ पे, इंडस्ट्री के चारों ओर आसपास के एरिया में। तो इस तरीके से क्या होता है कि जैसे इंडस्ट्री स्टार्ट होती है उसको अर्बनाइजेशन उसको फॉलो करता है। तो ये हमने देख लिया। इसके साथ ही क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है, जो हमारे उद्योग होते हैं, इनको भी बहुत सारी फैसिलिटीज की आवश्यकता होती है, जो इन्हें कौन प्रोवाइड कराता है, इन्हें एक शहर प्रोवाइड करवाता है। जैसे कौन कौन सी, जैसे कि इंडस्ट्रीज होती है, फैक्ट्री जो होती है, उद्योग जो होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी इकोनॉमीज का, बहुत सारे पैसे का लेन देन होता है। तो उसके लिए उसको कौन कौन सी आवश्यकता होती है, सिटीज प्रोवाइड मार्केट एंड प्रोवाइड आल्सो सर्विसेज सच एज कौन कौन सी सर्विसेज, जैसे बैंकिंग की आवश्यकता होती है, इंश्योरेंस की आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है, यानी कि फैक्ट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है उसको दूसरे कंट्री के अंदर या दूसरे देश के अंदर उसे या दूसरे स्थान पर पहुंचाना है तो उसके लिए ट्रक की आवश्यकता होगी, गाड़ी की आवश्यकता होगी, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उससे पहुंचाया जाता है। उसके अलावा लेबर होती है, कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइस, यानी कि मतलब सही लोगों से सही सलाह मिलना, ये भी हमें कहाँ से मिलती है, मतलब हमारे अर्बन सेंटर जो होते हैं, हमारे जो शहर होते हैं, वहाँ से हमें प्रोवाइड होती है। ये किसको, इंडस्ट्री को प्रोवाइड होती है। यानी कि जैसे कोई, इसलिए क्या होता है कि जैसे मान लो शहर है, उस शहर का जो आउटस्कर्ट है, यानी कि उस शहर का जो बाहर का जो एरिया है, वहीं पे एक इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, और ये सब जो फैसिलिटीज होती है, ये सब जो फैसिलिटी होती है जो सिटीज के अंदर होती है, ये इस इंडस्ट्री को यहाँ से प्रोवाइड होती है। तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन कैसे दोनों साथ साथ चलते हैं और कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन, 2 या 3 नंबर के पेपर मार्क्स के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन किस तरीके से, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गोज हैंड इन हैंड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। आपसे 2 या 3 मार्क्स नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमने ये देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, यानी कि एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज क्या होती है। एग्लोमेरेशन का जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है समूह के अंदर आना या ग्रुप के अंदर आना। इसके अंदर क्या होता है कि मेनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर एंड मेक यूज ऑफ द एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर नोन एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। इसका मतलब ये होता है कि एक फैक्ट्री होती है, वो किसी की स्टार्ट होती है। मान लो कि ये एक फैक्ट्री है और ये स्टार्ट होती है, और क्या होता है कि इस फैक्ट्रीज को बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही है, जैसे कि इसको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिलती है, इसके अलावा इसको रॉ मटेरियल की फैसिलिटी मिलती है, इसके अलावा लेबर की फैसिलिटी मिलती है। तो ये एक फैक्ट्री स्टार्ट हो गई है, तो क्या होता है कि दूसरी इंडस्ट्री आती है, दूसरी फैक्ट्री आती है, और वो भी यहाँ पे आके स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो भी यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाती है। तो क्या होता है कि इसको भी वो फैसिलिटीज मिलने लगती है जो ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि यहाँ रोड ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है वो भी मिलती है, रॉ मटेरियल मिल जाता है, मार्केट मिल जाता है, लेबर मिल जाती है। इसी तरीके से एक दूसरी इंडस्ट्री आती है, तीसरी इंडस्ट्री आती है, फैक्ट्री आ जाती है, तीसरी फैक्ट्री भी आ जाती है। इस तरीके से समूह बन जाता है यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज आके समूह बन जाता है फैक्ट्रीज का, और वो क्या होता है इन फैसिलिटीज को, इन एडवांटेज का लाभ उठाता है। यानी कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन और लेबर और मार्केट का जो फैसिलिटीज होती है, ये सब फैक्ट्रीज एक साथ मिलके इसका फायदा उठाती है। तो यही कहा गया है कि मेनी इंडस्ट्रीज होती है वो टेंड टू कम टुगेदर, वो सब साथ में आती है, और क्या होती है उस जो अर्बन सेंटर है इसका एडवांटेज उठाती है और इसका ऑफर, इस ऑफर का फायदा उठाती है। यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज का एक साथ आना और बेनिफिट लेती है उस अर्बन सेंटर का,
इसे ही बोला गया है एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। तो आप सबने समझ लिया कि जब बहुत सारी समूह के अंदर फैक्ट्रीज होती है वो एक साथ आती है और एक स्पेसिफिक जो जगह होती है, एरिया होता है उसकी, उससे वहां पे फैसिलिटीज का फायदा उठाती है, इसे ही एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज कहा गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि एक ठेला वाला होता है जो सब्जी बेचता है, वो गली गली जाके बहुत सारी सब्जी बेचता है, लेकिन वो फिर भी इतनी सब्जी नहीं बेच पाता या इतना पैसा नहीं कमा पाता। लेकिन क्या होता है कि जो सब्जी मंडी होती है उसके अंदर बहुत सारे सब्जी मंडी वाले होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, वो एक जगह इकट्ठे होते हैं और सब्जी बेचते हैं। तो क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी बेचते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। तो इससे भी मतलब जब समूह के अंदर जब एक साथ आ जाते हैं ना, तो वो फायदा, उस जगह का फायदा उठाते हैं ना, इसे ही एग्लोमेरेशन इकोनॉमी कहा गया है। तो आपने फैक्ट्रीज के थ्रू आपने ये समझ ही लिया होगा इसका मतलब क्या होता है। तो आपसे एग्जाम के अंदर 2 या 3 मार्क्स के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज क्या होती है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका इंडस्ट्रियल लोकेशन वाला जो टॉपिक है, इसके अंदर हमने 2 छोटे टॉपिक देख लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये दोनों एक दूसरे को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, और एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज क्या होती है ये भी हमने देख लिया है। अब हम ये देख रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है इसकी लोकेशंस के लिए इसको कौन कौन से इसको फैक्टर होते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड लोकेशन, यानी कि मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि आज ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, मतलब इससे पहले भी स्टार्ट हुई है। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947 से पहले, तब भी बहुत सारी सूती वस्त्र उद्योग है, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो ये बहुत पहले भी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ थी, इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति थी। तो क्या होता है, उस वक्त की लोकेशंस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते, प्रभावित करते हुए एक बार हम देख लेते हैं। लेकिन जब इंडिया में 1947 से पहले इंडिया में कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, इसके अलावा कुछ यूरोपियन कंट्रीज के लोग थे। तो वो क्या होता है, उन्होंने अपनी सुविधाओं के अनुसार इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया, स्थापित किया। और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, उनका मेन पॉइंट ऑफ व्यू था ओवरसीज ट्रेड, यानी कि वो विश्व मतलब अपने ओवरसीज ट्रेड करना चाहते थे, मतलब अपने देश के अंदर हमारे प्रोडक्ट को बना के, मतलब यहाँ से प्रोडक्ट बनाते थे इंडिया के अंदर और अपने कंट्रीज के अंदर प्रोडक्ट को भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे। तो वो क्या करते थे, जैसे मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता, जो ऐसे सिटीज जो पानी के पास है, यानी कि जो समुद्र के किनारे हैं, वो तो वहां से क्या करते थे, जहाज के थ्रू, मतलब वो क्या करते हैं, इस एरिया के अंदर फैक्ट्री को स्टैब्लिश करते हैं, या मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल उसको यूज करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हैं, और इस फैक्ट्री के अंदर, यहाँ फैक्ट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको यहाँ जहाज के थ्रू कहाँ भेज देते हैं, अपने कंट्री के अंदर भेज देते हैं, यूरोप के अंदर भेज देते हैं, इंग्लैंड के अंदर भेज देते हैं। तो जो पहले क्या होता था, ओवरसीज ट्रेड को ध्यान में रखते हुए इन लोकेशंस को चूज करके यहाँ पे फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया गया। लेकिन अब क्या होता है, अब डोमेस्टिक मार्केट को देखते हुए, यानी कि इंडिया के अंदर इतनी पॉपुलेशन है, तो इस डोमेस्टिक मार्केट को देखते हुए जो हिंटरलैंड वाला एरिया है, यानी कि जो एरिया जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, जमीन से घिरा हुआ है, उस एरिया को देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ही बहुत सारी इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से घिरी हुई होती है। उसके अलावा उससे क्या होता है, उनको रॉ मटेरियल भी मिल जाता है और उनको डोमेस्टिक मार्केट मिल जाता है। तो हमने ये भी देख लिया कि जो इंडिपेंडेंस से पहले की जो लोकेशंस थी उसको कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। और अब हम जो इंडस्ट्री को हिंटरलैंड के अंदर जो स्टैब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं, वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ से डोमेस्टिक मार्केट मिल जाता है और हमें एग्रीकल्चर के थ्रू हमारा रॉ मटेरियल मिल जाता है। तो हमने इंडस्ट्री की लोकेशंस को इस तरीके से देख लिया है। तो आपने यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है उसकी लोकेशन को बहुत सारे फैक्टर्स को होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होता है, लेबर होता है, मार्केट होता है, पावर सप्लाई होता है और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती है। लेकिन मेन ये होता है कि कम से कम कॉस्ट के अंदर हम अपनी जो फैक्ट्री होती है उसको स्टैब्लिश कर पाएँ, हमारे उद्योग को स्थापित कर पाएँ, ताकि हम जल्दी से जल्दी हमारा जो पैसा हमने लगाया है, इन्वेस्ट किया है, उसको रिटर्न कर पाएँ और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना पाए। तो देखते हैं द की टू डिसीजन ऑफ द इंडस्ट्री, यानी कि किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी उद्योग को स्थापित करने का जो मेन डिसीजन यही है कि कम से कम कॉस्ट पे, लीस्ट कॉस्ट पे उसको स्टार्ट किया जाए, उसको स्टैब्लिश किया जाए। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स है, जैसे गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज है एंड स्पेशलाइज्ड लेबर आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है, उसके अलावा गवर्नमेंट कुछ योजनाएं बनाती है वो, और उसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड लेबर होती है वो उसको इन्फ्लुएंस करती है किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को सेट करने के लिए, स्थापित करने के लिए। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के कंट्रीब्यूशन को हमने देख लिया। हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है, हमारा जो अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर हमारी जो उद्योग है, इसका कितना योगदान है, इसको हमने देख लिया। उसके बाद हमने इसके अंदर एक NMCC करके एक छोटा सा टॉपिक देखा था, मतलब नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके ऑब्जेक्टिव को भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल लोकेशन के अंदर हम उसको कौन कौन से फैक्टर होते हैं, इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनको देख लिया। तो ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है।
कि जो हमारी जो इंडस्ट्रियल लोकेशन है, हमारे जो उद्योग है, इसको कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, तो उसके अंदर हम इन सब फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा हमने दो छोटे छोटे टॉपिक और देखे थे कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन वो किस तरीके से साथ साथ चलते हैं, किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और एग्लोमरेशन इकोनॉमीज जो होती है, एग्लोमरेशन इकोनॉमी जो होती है वो किस तरीके से, मतलब उसका एक्सप्लेन करने के लिए पूछा सकता है। सिंगल मीनिंग के अंदर इसको, मतलब एक स्टेटमेंट के अंदर इसको एक्सप्लेन किया, तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जो इंडिपेंडेंस से पहले की लोकेशंस को कौन कौन से फैक्टर होते थे जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, ये भी हमने देख लिया। तो इस तरीके से हमारे इंडस्ट्रियल लोकेशंस को भी देख लिया। तो पिछले लेक्चर में हमने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंपॉर्टेंस को देख लिया था, मैन्युफैक्चरिंग के। उसके अलावा इंडस्ट्री की और एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके से कोरिलेटेड, ये हमने देख लिया था। और इस चैप्टर में हमने ये देख लिया कि हमारी इंडस्ट्री की लोकेशन को कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।